हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी सेंटर। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मासिक क्वेश्चन पेपर आ रही है उसका अक्टूबर माह का जो विषय हिंदी है, हिंदी ए का सॉल्यूशन पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए और जितना सारा क्वेश्चन है सब का सब आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है जो पैसेज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से जो क्वेश्चन है सिर्फ हम क्वेश्चन को करवा देते हैं। ठीक, और जो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ जैसे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आई फल होत, जब सब कार्यों का समय निश्चित है तो अधीर होने के लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या है ना कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से डायरेक्टली हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या मेरा लिखा हुआ है कि लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करना है, जो पैसेज अभी हम आपको दिखाएं उस पैसेज को पढ़ के इस सब क्वेश्चन का आंसर देना था। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना, हम सिर्फ आप उसका आंसर दे देते हैं। तो लिखा है कि लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है, तो धैर्य खोलता है। लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है, न धैर्य। किसी भी काम में अगर आपका पेशेंस है यानी कि धैर्य है तो उसमें आप सफल जरूर होइएगा, इसीलिए लिखा है धैर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है जरा देख लेते हैं कि लिखा है कि अधीर मन, ठीक है, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्ति को कौन चरितार्थ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, यानी दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक का, इसमें लिखा है कि माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है। यह भावार्थ दोहे की किस पंक्ति से निकालता है। ठीक है, निकलता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होत। ठीक, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन 1। ठीक, चौथा नंबर देखते हैं, किसी काम को करने में कम समय कब लगता है। ये अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कम समय कब लगता है, तो जरा देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो इसका ऑप्शन जो 4 गो है, जो पीछे हम क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगी आपकी, न शांत मन से। क्या हो जाएगी, न शांत मन से। पांचवा जो है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो शीर्षक क्या है मेरा, जो धैर्य की बात की गई है, पेशेंस की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो होगी धैर्य का महत्व जो शीर्षक है, यानी कि जो गद्यांश अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसका जो शीर्षक क्या रखना चाहिए, न धैर्य का महत्व। यानी कि कोई व्यक्ति अगर पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है किसी चीज़ में तो उसको सफलता जरूर मिलती है। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कुछ ग्रामर का क्वेश्चन दे दिया है। लिखा है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, क्रिया का भेद बताइए। यानी कि पक्षी जो आकाश में उड़ रही है उस क्रिया का भेद बताना है कि वो सकर्मक है या फिर अकर्मक है या दोनों है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, यानी कि अकर्मक। ठीक है, एक का जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रिया का भेद बताइए। ठीक है, अब बताइए कि यह मेरा सकर्मक है या फिर अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा आपका सकर्मक। ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं इसमें हो जाएगा आपका सकर्मक। एक एक क्वेश्चन हम अच्छी तरह से सॉल्व करवाते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या करनी है, सिर्फ इसको लिखनी है कॉपी में या फिर याद करनी है या नोट करके आप लोगों को रखनी है।
तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अवयव से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम काट दिए ऐसे करके, तो ये ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वह डैश आलोचना ही करता है, उचित व्यवस्था का चयन करें। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। वह सदा आलोचना ही करता है, उचित व्यय का चयन करे, यानी कि यहाँ पर डैश की जगह पर क्या होगी ना, सदा हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा है कि इनमें से कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला जो है इसमें कि क्या है इसका नेक्स्ट पेज में। तो देख सकते हो इसमें जो 4 ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगी इसकी जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि कपट। ठीक है, यहाँ तक जो है जितना सारा मेरा ऑब्जेक्टिव था सारा का सारा इसमें देख लिए। अब हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्टिव है यानी कि जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, या फिर कैसे लिखोगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स दे आप लोगों को। लिखा है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ पर 5 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से सिर्फ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देनी है। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, यानी गोपियों ने जो उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो जरा इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, जरा देख सकते हो यहाँ पर जो है हम, और जो आप लोगों के लिए जो है जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर लेके आए हैं। जरा देख सकते हो इसको, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, खुद के अपना ही भाषा से लिखा हुआ है। देख सकते हो जो एग्जाम में जैसे लिखा हुआ रहता है ना कॉपी में कि विद्यार्थीगण यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, सेम उसी प्रकार से लिख के लाए हैं। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा इसका, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल हो और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। और इसका हो जाएगा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगी। इसका आंसर होगा, लिखा है कि उत्साह कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वो अपनी कल्पनाओं और नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। ठीक है, संकेत करता है। तो देख लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का भी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें बोला गया ना कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्नों में से जो 3 नंबर है, हम 4 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, 5 नंबर को बनाएंगे, ये 3 नंबर को छोड़े हुए हैं। ठीक है, 4 को हमको बनानी है ना। तो चौथा नंबर बोला, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। ठीक है, नेताजी के चश्मा का जो है कहानी, इसमें मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिख के आप लोगों के लिए लाए हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आंसर है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। अभी भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। हमारे देश के बच्चों में आज भी देश के प्रति सम्मान है। ठीक है, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो जो आंसर लिखा है आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसका क्या करते थे। तो देखते हैं, लिखा है कि आंसर, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदावार होता था वह उसे सिर पर लाद कर साहब के दरबार में पहुंचाते थे। वह सब कुछ भेंट स्वरूप दरबार में रख देते थे
और वापसी में जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता वह उसे अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, वह उससे अपना निर्वाह करते थे। ठीक है, देख लिया जो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 है इसका आंसर हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो जरा देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का 1 लिखा है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वह जल के मध्य रखे तेल के गागर की तरह है, जिस पर जल की एक बूंद, ठीक है, एक बूंद टिक नहीं पाती। यहाँ पर बूंद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी ना, बूंद हो जाएगी, एक बूंद टिक नहीं पाती। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है एक बार देख लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन ने लिखे हैं। क्वेश्चन है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? चलिए देखते हैं आंसर इसका। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता है, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि बादलों से पौरुष दिखाने की कामना करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। तो इसका आंसर देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये दोनों तो हो गया। अब देखते हैं कवि ने प्रकृति की व्यापकता को फागुन की सुंदरता के रूप से प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता फागुन में समा ही नहीं पाती, इसलिए वह सब तरफ फूटी पड़ी दिखाई देती है। प्रकृति ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है और उनकी रचनाओं में सदा दिखाई देती है। ठीक है, उनकी रचनाओं में सदा दिखाई देती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का भी हो गया मेरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, किसका ना, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का आंसर। लिखा है कि पान वाला काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे थे। ठीक है, ज़्यादा पान खाने के कारण उनके दांत काले लाल हो चुके थे। वह हरदम अपने मुंह में पान भरे रहता था। ठीक है, यह पान वाले का चित्रण है जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या है, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है। इसमें जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया हुआ था और 4 का आंसर आपको देना था, जो कि हम लोगों ने दिए। अब इसमें देखो कि इसमें जो नंबर आपको मिलेगा, ये जो 4 क्वेश्चन है, ठीक, तो 3 नंबर करके हर एक क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन का आंसर देनी है, उसमें से हर क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत थे, वो किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगी। ठीक, तो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगी,
देखो इसमें 5 नंबर मिलेगा, इसलिए आंसर थोड़ी लंबी होगी। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो आंसर देखो, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत वेशभूषा से साधु जैसा नहीं लगते थे, परंतु उनका व्यवहार साधु जैसा था। वे कबीर के भक्त थे। किसके भक्त थे? वे कबीर के भक्त थे, कबीर के ही गीत गाते थे, उनके बताए मार्ग पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, वे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, परंतु गलत बातों का विरोध किया करते थे। वे कभी भी किसी के चीज़ों को नहीं छूते और ना ही उसे प्रयोग में लाते। उनकी सब चीज़ कबीर की थी। ठीक है, उनकी सब चीज़ क्या थी? किसकी थी? ना कबीर की थी। उनके खेतों में जो पैदावार होते थे वह उसे लेकर कबीर के मठ में जाते थे। बाल गोविंद भगत के इन्हीं विशेषताओं के कारण लेखक उन्हें साधु मानता था। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने कि क्वेश्चन जो है यहाँ से है, आप लोग एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर बनाएंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं 3 को क्या लिखा है। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना था और हम क्या करेंगे इसमें दूसरा नंबर का नहीं, तीसरा नंबर 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब देखते हैं आंसर। गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ठीक है, हम इसको पॉइंट वाइज में इसको कन्वर्ट कर दिए ताकि देखो कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आप पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है ना आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स देती है। तो देखते हैं कि सासी गोपियों पूरी तरह निडर है, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती, वह उसे योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। ठीक है, ये एक हो गया, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इससे। अगला देखते हैं क्या लिखा है इसमें, जो सेकंड पॉइंट हम बनाए हैं इसका। तो क्या है कि वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने जो क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर सब का सब क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, तो देख सकते हो ये है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर अक्टूबर माह का। तो जिस प्रकार से आप लोग का जो अक्टूबर माह का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसी प्रकार से जैसे अगला माह का आएगा हम आप लोगों के लिए फिर से इसी प्रकार से लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।